हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो एज़ यूजुअल हम जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। आज 14 तारीख है, 14 मार्च, और आज की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे येस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर कुछ 2-3 वन लाइनर न्यूज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ होती हैं आपके लिए। ठीक है, आज है 14 तारीख और कल है 15 तारीख। ठीक है, तो कल से एक चैत्र का मास भी शुरू हो रहा है और यहाँ पर क्या होता है, हमारे उत्तराखंड में फूलदेई जैसा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 5 से उत्तराखंड कल्चर से क्या है रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से सारी चीज़ों को देखेंगे। शायद आपने फूलदेई त्यौहार को इतने डिटेल में इससे पहले कभी पढ़ा होगा और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से देखेंगे, साथ में मेंस के एस्पेक्ट से, जीएस पेपर 5 के एस्पेक्ट से इसको पूरे डिटेल से देखेंगे और कहाँ कहाँ पर हम इसको और इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक, और जो अगली न्यूज़ है वो है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। तो ये जो दिवस होता है ये 14 मार्च को ही मनाया जाता है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को आज ही पता चल रहा होगा कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मतलब इनकी स्वच्छता बनाए रखने के लिए, ठीक है, इनको प्रदूषित होने से बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये अगेन प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसमें देखेंगे पक्ष और विपक्ष के तर्क देखेंगे। ठीक है, मेंस के एस्पेक्ट से हम इसमें देखेंगे पक्ष और विपक्ष के तर्क। ठीक है, इसको आप जीएस पेपर 3 से सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं और जीएस पेपर 6 से। उत्तराखंड में भी तो क्या है, नदियां हैं ना, तो वहाँ से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन जो अगली न्यूज़ है ये आपके पॉलिटी की दृष्टि से अगेन बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और अब चुनाव आयुक्त पे भी उन्हें भी हटाने की बात की जा रही है विपक्ष के द्वारा। ठीक, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स संबंधित होते हैं जैसे 324(5), ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल है सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्या इसमें होता है, कैसे इन्हें हटाया जाता है, ये सारे एस्पेक्ट्स हम कहाँ पर देखेंगे, आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो ये अपने प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो अगली न्यूज़ है वो है प्रिय विहार मंदिर। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे है। ठीक, तो अगेन ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये जो मंदिर है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, ये यूनेस्को साइट भी है। ठीक है, तो ये क्या है कि यूनेस्को साइट है, ये पूर्ण तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। तो अगेन ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में इसको हम सीधे सीधे जीएस पेपर 1 से जोड़ सकते हैं और जीएस पेपर 2 से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी जोड़ सकते हैं और जीएस पेपर 1 मतलब भारतीय संस्कृति से इसे क्या कर सकते हैं, सीधे तरीके से जोड़ा जा सकता है। ठीक, अगली जो न्यूज़ है वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं ये हमारे, और ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पर, जीएस पेपर 3 में। इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3। साइंस एंड टेक के लिए अगेन बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो हमारे पास जो ये टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टारगेट यूपीएससी को सर्च करना है कहाँ पर, टेलीग्राम पर। ठीक है, या आप इस बार कोड से वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं और फर्दर आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पर मिल जाएंगे कि कैसे आप इस पीडीएफ को अपने पास ले सकते हैं। ठीक, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, येस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर हमने देखा था कि क्या हुआ था कि लगातार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो स्कूली नामांकन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किसमें, प्राइमरी स्कूल में। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि हाल ही में विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 के बाद उत्तराखंड में छात्रों की संख्या शून्य होने के कारण कितनी सरकारी प्राइमरी स्कूलें बंद हो चुकी हैं। तो वो कितनी हो चुकी हैं, 826 हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा किस जिले की प्राइमरी स्कूलें बंद हो चुकी हैं, तो टिहरी की हो चुकी हैं। ठीक है, हरिद्वार में केवल 2 स्कूलें बंद हुई थी हरिद्वार में। ठीक है, और 21 स्कूल कहाँ पर बंद हुई थी, उधम सिंह नगर में बंद हुई थी। तो यहाँ पर सीधे सीधे देखने को मिल रहा था कि क्या है कि जो पहाड़ी क्या है ज़िले हैं वहाँ पर स्कूलें रैपिडली क्या हो रही हैं, बंद हो रही हैं। उसके कॉज भी हमने देखे थे। तो जिन्होंने भी कल का लेक्चर नहीं देखा है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ज़रूर उसे ज़रूर देखें। ठीक है, फिर जो अगली न्यूज़ थी, ये न्यूज़ थी हमारी
कूटनीतिक संबंधों से रिलेटेड थी, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों से रिलेटेड थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा सामना किए गए विभिन्न आर्थिक और कूटनीतिक संकटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1965 और 67 में गंभीर खाद्य संकट के दौरान अमेरिका ने वियतनाम युद्ध पर भारत का समर्थन हासिल करने के लिए खाद्य आपूर्ति का एक कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हमने देखा था कि जो PL-480 जो क्या था, गेहूं का एक प्रकार था, वो अमेरिका ने क्या दिया था, भारत को दिया था। और उसके लिए अमेरिका क्या चाहता था कि भारत क्या करे, वियतनाम युद्ध में अमेरिका की मदद करे। तो ये एक बहुत ही गंदा एस्पेक्ट था, किसका, अमेरिका का था। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन है कि 1990 में खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया, जो अंततः 1991 के भुगतान संतुलन संकट का एक प्रमुख कारण बना था। तो ये भी हमने कल देखा था, ठीक है, कि जो गल्फ वॉर हुई थी 1990 में, उसके कारण क्या हुआ था, भारत में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था वो बढ़ गया था। और 1991 में LPG की घटना हुई थी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की घटना हुई थी, जिससे फिर क्या हुआ कि हमको IMF से लोन लेना पड़ा और IMF की कड़ी शर्तों को मानना पड़ा, ठीक। तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। फिर जो तीसरा ऑप्शन है कि भारत का पहला बड़ा विदेशी मुद्रा संकट 1991 में नहीं बल्कि 1957-58 में आया, ये बिल्कुल से गलत है, ठीक है। जो भारत का पहला विदेशी मुद्रा संकट है वो 1991 में ही आया था, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 1 और 2 ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है, ठीक। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन था कि जो हमारा क्या है, CPI का बेस ईयर है, जो CPI का बेस ईयर अब चेंज हो चुका है, वो क्या हो चुका है, तो वो 2024 हो चुका है, ठीक है। तो इसका क्या है, सी ऑप्शन सही है, ठीक। इसका क्या है, सी ऑप्शन सही है। तो जो अब CPI का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, वो अब उसका जो बेस ईयर है वो क्या हो चुका है, 2024 हो चुका है। और हमने इसमें कल बड़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हमने हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, कोर इन्फ्लेशन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ा था। एंजल्स रूल भी हमने इसमें डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भू राजनीतिक तनाव के कारण चर्चा में रहा हार्मुज, जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, जो हार्मुज जल डमरू मध्य है, को 2 महत्वपूर्ण जल संधि निकाय से जोड़ता है। तो वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है। तो ये हमारे जो यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, ठीक है। इनकी वजह से आपका रिवीजन भी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना, किसी भी कारण से, मतलब अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगती है, तो जरा एक बार लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलें। तो फिर आज की जो वन लाइनर न्यूज़ है वो अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 जारी किया है, किसने, नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने भारतीय राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए, ठीक है, वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए क्या करा है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 जारी किया है। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी ये इंडेक्स अपनी रिपोर्ट जारी करेगा तो फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके किसके लिए, आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगी, ठीक, करंट अफेयर हो जाएगा। फिर 2026 में भारत अमेरिका को कपास उत्पादों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया और उसने क्या कर दिया, चीन को पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका को जो कपास क्या कर रहा है, भेज रहा है या अमेरिका की आपूर्ति को पूरा कर रहा है, वो भारत क्या हो चुका है, चीन को पीछे छोड़ चुका है 2025 में, ठीक है। तो ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपके पास ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में कभी भी आ सकती है, ठीक है, कथन और कारण क्वेश्चंस में कभी भी आपको पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, अगेन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि असम का GI टैग वाला जोहा चावल, देखो आपको सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य का जोहा चावल बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिसे GI टैग मिला है, तो वो है असम का, ठीक। आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो असम का GI टैग वाला जोहा चावल है वो पहली बार यूनाइटेड किंगडम और इटली को क्या किया गया है, निर्यात किया गया है। तो अगर ये पहली बार किया गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगेन हमने EU के बारे में पढ़ा ही है, EU के साथ हम क्या कर चुके हैं, FTA साइन कर चुके हैं। तो अब हमारे लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि EU का सदस्य यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ठीक है, पहली चीज़ ये है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो ऑनलाइनर न्यूज़ है वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब इतनी ही थी, 3 ही न्यूज़ थी, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो है फूलदेई चैत्र संक्रांति, ठीक है। ये 15 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी कि कल रविवार से, ठीक है, ये कल से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर
आज एक थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से हमने करा है कि जो प्रीलिम्स का क्या है एस्पेक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा वास्ट खोला गया है, ठीक है। आपसे आपको जो भी ये करंट अफेयर मिलेगा इसमें प्रीलिम्स वाला डेटा थोड़ा सा वास्ट तरीके से खोला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम निकालने में अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेंस का क्या करोगे, ठीक है। तो मेरी ज़्यादा कोशिश ये है कि मेंस का एस्पेक्ट आपको हर न्यूज़ में दिया जाएगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पर साथ में आपके लिए अब प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो अब पीसीएस का फॉर्म है वो अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। ऐसा भी मुझे भी ऐसा ही पता चला है। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन अगर वो इतने जल्दी आता है और फिर इतना जल्दी उसका एग्जाम भी हो जाता है जून या जुलाई के आसपास, तो फिर आपके पास टाइम कम है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी न्यूज़ आएगा उसका स्टैटिक पार्ट हम बहुत ही ज़्यादा वास्ट में खोल लेंगे, जिससे आपका प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट और मजबूत होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली न्यूज़ है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध प्रकृति और बाल केंद्रित लोक पर्व। देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो फूलदेई एक त्यौहार है, ठीक है, जो फूलदेई त्यौहार है वो क्या है, बाल केंद्रित लोक पर्व है, ठीक है। वो क्या है, एक बाल केंद्रित लोक पर्व है। और वो कब मनाया जाएगा, तो फूलदेई चैत्र संक्रांति 15 मार्च से शुरू हो रहा है, जो नववर्ष के आगमन का प्रतीक है। क्या है, नववर्ष के आगमन का प्रतीक है। लेकिन इस बार इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य वृक्ष बुरांस और फ्यूली, जो फ्यूली के पीले कलर के आपने फूल देखे होंगे, ठीक है, के समय से पहले खिलने की वैज्ञानिक चिंता भी उजागर करता है। तो इसको मीन्स के एस्पेक्ट से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं फूलदेई पर्व को। तो यह क्या है कि उत्तराखंड का बसंतोत्सव और नववर्ष भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तथ्य क्या है, यह पर्व चैत्र संक्रांति से शुरू होता है। इस वर्ष यह 15 मार्च को है, ठीक है। तो इस बार कब है फूलदेई का त्यौहार, तो 15 मार्च को है, ठीक है। और यह पर्व कब शुरू होता है, तो चैत्र संक्रांति को शुरू होता है। अब ये इसमें कैसा एस्पेक्ट है, ये देखो इसका एस्पेक्ट क्या है, थोड़ा इसको और डिटेल से देखते हैं। तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सौर पंचांग होता है, जो सोलर कैलेंडर होता है, उसके कारण ये आता है, ठीक है। उसके कारण ये क्या हो रहा है, फूलदेई त्यौहार 15 मार्च को आ रहा है, ठीक है। इसी कारण चैत्र संक्रांति को पहाड़ों में नव वर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से प्रकृति के प्रति आभार और बच्चों के उल्लास का क्या है, प्रतीक है। कई बार आपके पास सीधा ये एम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि क्या उद्देश्य है। तो यह त्यौहार मुख्य रूप से क्या है, प्रकृति के प्रति आभार और बच्चों के उल्लास का क्या है, प्रतीक है। अब फुलारी, ठीक है, फूलदेई तो आपको पता चल गया कि ये कब होता है, जब क्या होता है, सोलर कैलेंडर के हिसाब से क्या आता है, ये चैत्र संक्रांति की एक तिथि आती है, एक डेट आती है, उसी दिन क्या मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट है, जैसे फुलारी है ना। फुलारी क्या है, तो फुलारी के त्यौहार फूलदेई के त्यौहार में भाग लेने वाले बच्चों को क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में फुलारी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फुलारी किसे कहते हैं, कि जो फूलदेई त्यौहार में जो बच्चे भाग लेते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, फुलारी कहते हैं। वे बच्चे क्या करते हैं कि सुबह जल्दी जाकर जंगल से ताजे फूल लाते हैं, जैसे बुरांस के फूल हो गया, फ्यूली के फूल हो गया, आड़ू के फूल हो गया, खुमानी के फूल हो गया, ये लाते हैं। और गाँव की क्या करते हैं, हर घर की देहरी या चौखट पर डालते हैं। वे लोकगीत भी गाते हैं और बदले में घर वाले उन्हें आशीर्वाद के रूप में क्या देते हैं, चावल देते हैं, गुड़ देते हैं, पैसे देते हैं और पारंपरिक मिठाइयाँ देते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फुलारी। तो फुलारी आपको समझ आ गया होगा कि जो बच्चे क्या करते हैं, फूलदेई के त्यौहार में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फुलारी कहते हैं, ठीक है। फिर अगेन क्या है कि बुरांस। तो बुरांस का जो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्या है, एक तो हमारा राज्य वृक्ष है। जो बुरांस के फूल से जो जूस बनता है, ठीक है, वो हृदय रोग के लिए क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हृदय रोग के लिए, रोगों के निवारण के लिए, ठीक है, निवारण के लिए क्या है, निवारक है, ठीक है। तो ये एक तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। दूसरा यह क्या है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। लेकिन आज मुझे एक चीज़ और भी पता चली कि बसंत ऋतु मुख्यतः ये फरवरी और मार्च में खिलने वाला गहरे रंग का फूल है, ठीक है। इसके फूलों और पत्तों में क्या होता है, औषधीय गुण होते हैं। देखो, फूलों से तो जो जूस निकलता है, ठीक है, जो जूस निकलता है वो तो क्या किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हृदय रोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो इसके पत्ते हैं उससे क्या होता है कि उससे जो मुख्य रूप से घाव को जल्दी सुखाने और सूजन कम करने में काम आता है। तो ये आपको ये एस्पेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने ना कुछ टाइम पहले एक एसडीजी बोल रहा हूँ मैं, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, SHG, ठीक है,
उनकी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एसएचजी, एक एसएचजी है, महिला स्वयं सहायता समूह है, वो क्या करता है कि बुरांस के फूलों से क्या करता है, जो सिंदूर बनता है ना, सिंदूर बनता है, वो भी बनाने का काम कर रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आपके पास कभी बुरांस के बारे में आता है, ठीक है। बुरांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, रोजोडेंड्रोन अर्बोरियम है, ठीक है। इसका जो जूस है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हृदय रोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इसकी पत्तियां हैं वो घाव को जल्दी सुखाने में या सूजन कम करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो भी इससे क्या कर रहे हैं, अपनी आजीविका बना रहे हैं। वो आजीविका कैसे बना रहे हैं, या तो वो क्या बना रहे हैं, जूस बना रहे हैं, फिर या वो क्या कर रहे हैं, उससे सिंदूर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें कुछ पर्यावरणीय चिंता है। क्या पर्यावरणीय चिंता है कि बुरांस समय से पहले खिल रहा है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है, तो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूं कि हम ना एक सफेद कलर का, ठीक है, बुरांस पढ़ते हैं। आपको मुझे बताना है कि वो कितने हाइट पर मिलता है, ठीक है, वो कितने फीट की हाइट पे मिलता है हमें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं फ्यूली क्या होता है, एक पारंपरिक जंगली फूल है, और इसका कलर क्या होता है, पीले कलर का होता है ये, ठीक है। कैसे कलर का होता है, तो ये पीले कलर का होता है, ठीक है। कैसे कलर का होता है, तो ये पीले कलर का होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फ्यूली का वैज्ञानिक नाम क्या है, गोल्डन ईयर फूल है, ठीक है। गोल्डन ईयर फ्लावर इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। यह पीले रंग का एक आकर्षक जंगली फूल है जो बुरांस के साथ ही वसंत में खिलता है। उत्तराखंड की लोक कथाओं और लोकगीतों में फ्यूली का बहुत जिक्र आता है। बुरांस की तरह फ्यूली में भी घाव सुखाने वाले औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो हमने फूलदेही पढ़ा, फूलदेही के बाद हमने फुलारी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, फुलारी कॉन्सेप्ट के बाद हमने उनमें जो फूल का यूज़ हो रहा है, जैसे बुरांस क्यों इंपॉर्टेंट है ये पढ़ा, फिर फ्यूली क्यों इंपॉर्टेंट है हमने ये भी पढ़ा, ठीक है। अब ये धाद संस्था है, ठीक है। इस धाद संस्था को हम पिछले 1-2 महीने में लगातार किसी न किसी डीएनए में आ ही जाता है, ठीक है। आपको अगर इसको थोड़ा सा कनेक्ट करें ना, जब हमारे यहाँ पर माल्टा कल्चर चल रहा था, ठीक है, माल्टा महोत्सव हम मनाने की बात कर रहे थे, माल्टा मेला मनाने की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर धाद संस्था का क्या था, बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तब भी मैंने आपको डीएनए में बताया था, ठीक। उन्होंने क्या करा था, जो कोई ग्रेड सी के माल्टे थे, उन्हें क्या करा था, उन्होंने 10 रुपये लेती थी सरकार, जो और लोग लेते थे उसको 10 रुपये में लेते थे, लेकिन इन्होंने उसको 40 रुपये में बिकाया था, ठीक है, 40 रुपये में बिकाया था कि इन्होंने धाद संस्था ने। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और आप इस धाद संस्था को अब बिल्कुल अपने दिमाग में रख लो। जब भी सामाजिक सांस्कृतिक के एस्पेक्ट से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जब भी आपको आर्थिक एस्पेक्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप वहाँ पर धाद संस्था का एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने मेंस एग्जामिनेशन में। लेकिन धाद संस्था है क्या, तो धाद संस्था क्या है, एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है, ठीक है। हाल ही में उन्होंने क्या करा है, हाल ही में उन्होंने क्या करा कि 10,000 बच्चों के साथ फूलदेही की रचनात्मक रूप से मनाने का एक अभियान चलाया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके पास प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से रिलेटेड एक कुछ डेटा है जो फूलदेही चैत्र संक्रांति है हमारी 15 जो मार्च को मनाई जाएगी उसके एस्पेक्ट से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मेन से कनेक्ट करते हैं, तो सीधे सीधे आप इसको कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जीएस पेपर 5 से, उत्तराखंड की संस्कृति और समाज से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। पहला क्या जुड़ाव है इसमें, तो प्रकृति और मानव का संबंध इसमें डायरेक्ट तरीके से मिलता है हमें, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें पूर्ण तरीके से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो उत्तराखंड के लोक पर्व प्रकृति के चक्र और ऋतुओं के परिवर्तन से इनका क्या दिखता है, हमको गहरा जुड़ाव दिखता है, ठीक है। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि चैत्र मास आ रहा है, ठीक है, तो फिर फूलदेही त्यौहार मनाया जा रहा है। फूलदेही त्योहारों में जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत कम फेस्टिवल होते हैं जिनमें क्या देखने को मिलता है, एक प्रकृति के वाला चक्र देखने को मिलता है। तो आपको प्रकृति वाले चक्र से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपके पास हमेशा ही होने चाहिए, ठीक है। ये आपके इंटरव्यू के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। फिर सामुदायिक सौहार्द भी यहाँ पर है, जैसे कैसे, यह त्यौहार बच्चों जैसे फुलारी, जिन्हें क्या कहते हैं, फुलारी कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि फुलारी किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फूलदेही त्यौहार में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फुलारी कहते हैं। और समाज के बीच के जुड़ाव को दर्शाता है, जहां बच्चे घर घर जाकर देरी पर फूल डालते हैं और उन्हें बदले में क्या मिलता है, चावल गुड़ पैसा देकर क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, सामुदायिक सौहार्द भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, उत्तराखंड के
कल्चर की रिचनेस को दिखाता है, ठीक है, उत्तराखंड के कल्चर की रिचनेस को दिखाता है, ठीक। स्थानीय पंचांग का क्या महत्व है, तो यह त्यौहार पर्वतीय क्षेत्रों में सौर पंचांग के अनुसार नवरात्र, चैत्र संक्रांति या मीन संक्रांति की शुरुआत का क्या है, प्रतीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कल्चरल एस्पेक्ट से, ठीक है, संस्कृति और समाज के एस्पेक्ट से यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। फिर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, यहाँ पर होगा पेपर 6 होगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर होगा पेपर 6। तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के एस्पेक्ट से कैसे है, जैसे क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर हमने देखा था ना कि जो हमारे बुरांस का फूल था, ठीक है, या जो स्थानीय फूल फ्योली था, ये समय से पहले ही खिल रहा है। तो यहाँ पर सीधे तरीके से देखने को मिल रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। फिर औषधीय वनस्पतियों का महत्व, हमने देखा था कि बुरांस और फ्योली के जो पत्ते होते हैं या जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं, घाव सुखाने में या सूजन को कम करने में क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। साथ ही साथ जो बुरांस का जो जूस बनता है वो क्या करता है, हृदय रोगों के निवारण के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में काम करता है। तो ये हमको क्या दिखाता है कि कुछ ऐसे भी हमारे उत्तराखंड में फेस्टिवल्स हैं जिनका संबंध चाहे आप औषधीय वनस्पति तरीके से करें, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज तो इसमें क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, या आप इसको प्रकृति और मानव के संबंध से दर्शाना चाहें या सामुदायिक सौहार्द के तरीके से दर्शाना चाहें, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। जब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए तो आपको क्या करना है, इस MCQ का क्या करना है, आंसर कहाँ पर करना है, कमेंट सेक्शन में करना। और ये बहुत ही एक हल्का सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक। तो एक तो ये हो गया, एक पहली न्यूज़ हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है। अब जो दूसरी न्यूज़ है वो अगेन बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक। तो 14 मार्च यानी आज, ठीक है, आज क्या होता है कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस होता है, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के अवसर पर भारत में नदियों की वर्तमान स्थिति, प्रदूषण और चुनौतियों और उनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं का एक संतुलित पक्ष और विपक्ष यहाँ पर विश्लेषण बताया गया था आपके क्या कहाँ पर, न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो भी वहाँ पर प्रीलिम्स के छोटे छोटे वहाँ पर क्या बताए गए थे, तथ्य बताए गए थे, जो फैक्ट्स है वो बताए गए थे, हम उनको और ज़्यादा डिटेल में खोल के लाए हैं, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, ताकि आपका क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो सके, ठीक है, या आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या हो सके, इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह 14 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष जो 2026 में इसकी थीम क्या है, तो नदियों की सुरक्षा लोगों की सुरक्षा है, ठीक है, नदियों की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि गंगा और यमुना नदी को क्या है, मानव के जैसे अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, मानव तुल्य इनको बोला गया है, गंगा और यमुना नदी को। आपको मुझे बताना है कि कब, किस वर्ष गंगा नदी को मानव के समान बताया गया और किस वर्ष यमुना नदी को मानव के समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और भी पूछता हूँ कि हमने ना दिसंबर के टाइम पे एक न्यूज़ पढ़ी थी न्यूजीलैंड से संबंधित। वहाँ पर एक पहाड़ी थी, ठीक है, पहाड़ी थी वहाँ पर एक, ठीक है, उसको भी क्या मिला है, यही वो मिला है क्या, उसको भी क्या मिले हैं, मानव जैसे अधिकार मिले हैं। तो आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी पहाड़ी थी, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसे पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। और उस पहाड़ी पर ही क्या होता है, एक जनजाति पाई जाती है, एक क्या पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है। आपको उसका नाम भी क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको माना याद नहीं है तो आप गूगल करें या आप क्या करें, उस दिन का जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे उस दिन के नोट्स को एक बार जरूर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में देखें। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने अटेंटिव तरीके से डेली न्यूज़ एनालिसिस को करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्या है, नदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस है, ठीक है, वो कब मनाया जा रहा है, 14 मार्च को मनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी थीम क्या है, ये अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नदियों की सुरक्षा लोगों की सुरक्षा है, ठीक। अब ये दिवस क्यों मनाया जा रहा है, तो यह दिवस 1997 में कुरितिबा ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में है, ठीक है। कुरितिबा ब्राज़ीलों में बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान अपनाया गया था, ठीक है। तो उस दिन ये अपनाया गया था कहाँ पर, ब्राज़ील के कुरितिबा शहर में, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों ने क्या करा था कि जो लोग क्या थे, अफेक्टेड थे, किन सब चीज़ों से, बांधों से जो लोग अफेक्टेड थे
उन्होंने ये क्या करी थी, पहली बैठक करी थी, कब करी थी, 1997, 14 मार्च 1997 को करी थी। और तब से हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नदियों का महत्व जानना, उनके सामने आने वाले खतरे जैसे बड़े बांध हो गया, प्रदूषण हो गया, और स्वच्छ जल संसाधनों का समान पहुँच के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, अब फिर वहाँ पर थोड़ा सीपीसीबी के बारे में था, ये भी मैं आपको प्रीलिम्स 360 में डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, तो सीपीसीबी ने क्या बोला है, तो उन्होंने बोला है कि भारत में 300 से अधिक नदियों के कई हिस्से क्या है, प्रदूषित हैं। ठीक है, भारत में क्या है, जो 300 नदियां हैं, तो 300 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उनके कई हिस्से क्या है, प्रदूषित है। ये किसने बोला है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है, दिल्ली में है। ये क्या है, एक स्टैचुरी बॉडी है, एक ये क्या है, वैधानिक निकाय है। अब इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत हुआ था। ये भी आपके पास क्वेश्चन कभी भी आ सकता है और आया भी है। ठीक है, पीसीएस एग्जाम में कई बार आपके पास ये एक्ट से क्वेश्चन आया है कि जो जल के लिए प्रदूषण और निवारण और नियंत्रण अधिनियम है वो कब का है, तो 1974 के तहत हुआ है। इसको जो शक्तियां मिली, देखो इसकी स्थापना तो इस वजह से हुई है, जल वाले अधिनियम से हुई, लेकिन जो इसको शक्तियां मिली है ना, वो वायु वाले से मिली हैं। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 से मिली हैं इसको शक्तियां, और कार्य इसको सौंपा गया। तो आपको ये दोनों ही क्या है, अधिनियम आपको याद होने चाहिए कि जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है वो कब का है, 1974 का है। और इसी के तहत क्या हुई थी, सीपीसीबी की स्थापना हुई थी। लेकिन जो सीपीसीबी को शक्तियां मिली हैं वो वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत इन्हें मिली हैं। ठीक है, और ये कौन से मंत्रालय के तहत आती है, तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसके अधीन क्या करता है, काम करता है। कौन, हमारा सीपीसीबी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस नदियों के लिए, ये देख लिया। फिर आपने एक संक्षिप्त इंपॉर्टेंट जो आपके एस्पेक्ट जो आपके प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से सीपीसीबी है उसको भी देख लिया। अब नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में भी थोड़ा जान लो आप। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के भी बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में जान लो आप। ठीक, मतलब एक समरी है ये। ठीक है, तो नमामि गंगे को संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता सम्मेलन के दौरान विश्व पुनरुद्धार की शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2014 में हुई थी। हमने नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में पिछले 1-2 डीएनए में देखा है। ठीक है, उसकी चुनौतियों के बारे में हमने देखा है। और कैग की रिपोर्ट, ठीक है, किन की रिपोर्ट थी, वो कैग की थी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी। और उन्होंने बताया था कि जो हमारा नमामि गंगे कार्यक्रम है, ठीक है, उसके तहत क्या हुआ है, गंगा नदी उसकी क्या है, एक विफलता है बताई गई थी यहाँ पर। ठीक है, ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है। इसके क्रियान्वयन एजेंसी भी हैं, जैसे क्या है, NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और इसके क्या है, राज्य समक्ष संगठन भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर वैश्विक मान्यता क्या है, तो दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित CBD COP 15 के दौरान, मतलब COP क्या होती 15 हुई थी, के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP और जो खाद्य FAO है, ठीक है, खाद्य और सुरक्षा संगठन ने नमामि गंगे को शीर्ष 10 फ्लैगशिप में शामिल किया था। ठीक है, अब आपको मुझे क्या बताना है, एक जरा UNEP के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में आपको क्या बताना है, एक डिटेल में एक समरी लिखनी है। डिटेल में एक समरी लिखनी है, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। और खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में भी आपको क्या लिखनी है, एक डिटेल समरी लिखनी है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या हैं, तो ये आपको कहाँ पर लिखने हैं, कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ये आपके लिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा आप भी लगाओ, क्योंकि पेपर तो आपको निकालना है ना। ठीक है, पेपर तो आपको निकालना है, नौकरी आपको चाहिए, किसकी, पीसीएस की नौकरी चाहिए। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ और अच्छे तरीके से आपको सहयोग करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, फिर गंगा प्रहरी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गंगा प्रहरी क्या है, तो जन जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण के लिए स्वयं सेवकों को गंगा प्रहरी के रूप में तैनात किया गया है। ये कौन है, तो ये स्थानीय समुदाय के प्रेरित स्वयं सेवक हैं जो गंगा नदी की जैव विविधता और स्वच्छता के संरक्षण के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। जो गंगा नदी की क्या है, बायोडाइवर्सिटी और जो स्वच्छता है और उसके संरक्षण के लिए क्या करते हैं, ये स्वयंसेवी। कौन स्वयंसेवी, गंगा प्रहरी, ये काम करते हैं। इनको शिक्षण कहाँ से मिलता है, जो इनको क्या है,
जो इनको प्रशिक्षण मिलता है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है, तो वो WII से मिलता है, भारतीय वन्यजीव संस्थान से मिलता है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मिलता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो देहरादून में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर हमने ये डिटेल में देख लिया है, ठीक। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर था कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ठीक है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान भी था यहाँ पर। तो इसका उद्देश्य क्या है, यह गंगा के अलावा देश के अन्य प्रमुख नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है। कभी भी आपको पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय गंगा संरक्षण योजना है, ठीक है, ये क्या है, तो ये क्या है कि जो भारत में जितनी भी नदियाँ हैं उनको क्या करना है, उनको प्रदूषण से क्या करना है, उनमें प्रदूषण को कम करना है। और ये एक कैसी योजना है, तो ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। क्या है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब आपको मुझे बताने कि ये योजना की शुरुआत कब की गई थी, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। आपको मुझे सन बताना है कि कौन से साल में इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत ये क्या करती है, काम करती है। फिर आपने एक टर्म पढ़ा होगा कि कैच द रेन अभियान। तो कैच द रेन अभियान क्या है, देखो ये साउथ में बहुत ज़्यादा होता है, साउथ में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जल संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा काम किए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैच द रेन मतलब जो बारिश का पानी है उसको क्या करना, उसको संग्रहण करना। तो जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए यह क्या है, एक कार्यक्रम है, ठीक है। जैसे माना बारिश हुई तो आपने उसको क्या करा, टैंकर बनाए उसके लिए, तो टैंकरों में क्या करना है, जो बारिश का पानी है उसको क्या करना है, संरक्षण करना है, ठीक है। अब ये कौन से एजेंसी के अंतर्गत आता है, तो ये राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत आता है। और जल शक्ति मंत्रालय का क्या है, एक अभियान है, क्या, कैच द रेन अभियान, ठीक है। अब इसकी एक टैगलाइन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, मतलब कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ठीक है। देखो ये एक इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, किसके लिए, कैच द रेन अभियान के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, साथ साथ में आप इसको मेंस में ऐसे में क्या कर सकते हैं, इस टैगलाइन को क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। या आप कोई आंसर लिख रहे हैं वहाँ पर जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, और वहाँ पर कहाँ पर, जीएस पेपर 3 में, तो वहाँ पर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, उसको क्या कर लो, कैच कर लो, किसको, रेन को कर लो। इसका उद्देश्य क्या है, मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल संचयन, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण करना। जैसे क्या बना लिए, खाल चाल, जैसे आपने सुना होगा ना, खाल चाल हो गया, ठीक है। या आप अपने घरों के आसपास हम क्या बनाते हैं, छोटी छोटी टंकियाँ बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या था, अमृत मिशन के बारे में था। अमृत क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अमृत मिशन है ये। अमृत मिशन क्या है, तो ये शहरी परिवर्तन और पुनरुद्धार से जुड़ी एक योजना है। इसमें कौन से मंत्रालय के तहत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत ये आती है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवेज कनेक्शन की क्या करना, प्रदान करना। यह सीधे तौर पर शहरी अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ा है, जो अंततः नदियों को क्या करता है, प्रदूषित होने से बचाता है। तो देखो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। और इसके आसपास जितने भी प्रिलिमिनरी क्या बन सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको मैं आपके लिए डिटेल से लाया हूँ। अगर आपको ये थोड़ा सा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। अब मेंस में इसको आप कहाँ पर कोड कर सकते हैं, तो और इस जो ये क्या था, ये टॉपिक था, इसमें आपको प्रो एंड कॉन्स के बारे में बताया गया है कि जो पहला पहलू है वहाँ पर बताया गया कि क्या चुनौतियाँ हैं, क्या चिंताएं हैं, किस चीज़ के लिए नदियों की रक्षा का काम अभी अधूरा है, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, तो ये बताई गई हैं। तो इसमें जो थीम थी वो थीम बताई गई थी क्या, कि नदियाँ केवल जल स्रोत नहीं बल्कि मानव सभ्यता, अर्थव्यवस्था और आस्था का एक आधार है। वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम क्या है, नदियों की सुरक्षा लोगों की ही सुरक्षा है, ठीक है। आंकड़े क्या बताते हैं, तो जो यूएन की रिपोर्ट है, जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि दुनिया की लगभग 80% जो नदियां हैं वो प्रदूषित हैं। वहीं केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है जो अपना भारत का है, CPCB, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि वो भारत में बताते हैं कि 300 से अधिक नदियां क्या हैं, प्रदूषित है, जो कि क्या कर रही है, पानी की गुणवत्ता मानकों से भी नीचे जा चुकी हैं, ठीक है। कल हमने देखा था ना कि गंगा नदी में एक बैक्टीरिया मिल रहा है, हमको गंगा नदी में एक बैक्टीरिया मिल रहा है, ठीक है। जरा मुझे बताना कि वो गंगा नदी में जो बैक्टीरिया मिल रहा है उसका नाम क्या है, ठीक है। मैं आपको ये डिटेल में पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो गंगा नदी में, जो गंगा नदी के
प्रदूषण का कारण है, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताना है कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। प्रदूषण का कारण क्या है, तो अनियंत्रित औद्योगिकरण, अवैध खनन हो गया, अतिक्रमण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, कृषि में जो रसायन हम यूज़ करते हैं जैसे उर्वरक हो गया या कीटनाशकों का उर्वरक ये हम इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण भी क्या हो रही हैं, हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, ठीक है। या जो हमारा सीवेज प्लांट हो गया, ये जो प्लास्टिक कचरा हो गया जो हम सीधे सीधे नदियों में डाल देते हैं, उसके कारण भी क्या हो रही हैं, हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। इसमें कुछ सुझाव भी बताए गए हैं, जैसे कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जब किसी नदी को क्या दे दिया, मानव के समान दर्जा दे दिया, तो अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी औद्योगिक संस्था क्या करती है, अगर कचरा फेंकती है, ठीक है ना, और अगर उसको ट्रीटमेंट, उस जो भी कचरा है उसको ट्रीटमेंट करे बिना ही वहाँ पर प्रवाहित करती है, तो उसमें क्या करना चाहिए, आर्थिक कड़े दंड लगाने चाहिए। आर्थिक दंड हो गया, चाहे आप उस पर क्या करें, कड़े दंड लगा सकते हैं, वो भी हो गया, ठीक है। औद्योगिक कचरे को बिना संशोधन मतलब ट्रीटमेंट के नदियों में डालने पर रोक लगानी चाहिए, और नदियों को एक जीवित इकाई मानकर उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है, जबकि हमने अपनी 2 प्रमुख नदियों को क्या दिया है, जीवित इकाई का दर्जा दिया है, ठीक है, तभी भी उनमें क्या देखा गया है, प्रदूषण की मात्रा देखा गया। हमने यमुना नदी में भी देखा था ना, डीएनए में ही देखा था कि वहाँ पर जहाँ पर उनका उद्गम स्थान है यमुना नदी का, वहाँ पर भी क्या मिल रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक के कण मिले हैं हमें, ठीक है। और गंगा नदी में तो परसों ही, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने डीएनए में देखा था। तो ये फायदा है डीएनए पढ़ने का। देखो डीएनए में हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो एक चीज़ को दूसरे चीज़ से आपको कनेक्ट करना सिखाता है, और अब तो हमने इसमें और ज़्यादा इनोवेट कर लिया है, ठीक है। जो हमारा प्रीलिम्स एस्पेक्ट है वो भी हमने क्या कर लिया है, ज़्यादा इसमें खोल दिया है, ठीक है। तो अब आपको और मज़ा आना चाहिए डीएनए करने का, ठीक है। फिर दूसरा पहलू क्या है, जो सकारात्मक कदम है और जो सरकार के प्रयास है। आपके पास हमेशा क्वेश्चन आते हैं ना मेंस में कि ये एक योजना, ये एक चीज़ है, ठीक है, ये एक क्या है, योजना है, जैसे कि नदियों को प्रदूषण रहित बनाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, ठीक है। 150 शब्दों में आप क्या करो, आंसर लिखो। ऐसे क्वेश्चन ही तो आते हैं आपके पास, या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सरकार ने ऐसे कौन से सकारात्मक कदम उठाए हैं जो नदियों को प्रदूषण होने से बचाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वहाँ पे आपके पास इतना डेटा है, ठीक है। देखो जो भी हमने प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, चाहे हमने क्या पढ़ा है, सीपीसीबी के प्रयास पढ़े, नमामि गंगे और यूएन के प्रयास पढ़े, गंगा प्रहरी के प्रयास पढ़े हैं, ठीक है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बारे में पढ़ा, कैच द रेन के बारे में पढ़ा, अमृत मिशन के बारे में पढ़ा। ये सारे किसके प्रयास हैं, ये सारे के सारे सरकार के ही तो प्रयास हैं। तो आप वहाँ पर इनको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो जो सरकारी योजना जैसे नमामि गंगे हो गए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना हो गई, अमृत मिशन हो गया, जैसी योजनाएं क्या कर रही हैं, नदियों के पुनरुद्धार के लिए चलाई जा रही हैं। जन भागीदारी और जन जागरूकता के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, गंगा प्रहरी एक पढ़ी थी हमने एक चीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, जन जागरूकता ही तो है, ठीक है। लोग खुद ही क्या कर रहे हैं, इसमें वॉलंटियर कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, नदियों के तट पर आरती करना, सफाई अभियान हो गया, गंगा उत्सव हो गया, स्थानीय लोगों को गंगा प्रहरी के रूप में तैनात करने जैसे कदम उठाए गए हैं। डॉल्फिन सफारी हो गया, होम स्टे जैसे आजीविका केंद्रों से स्थानीय लोगों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो ये क्या है, सारे के सारे सकारात्मक एस्पेक्ट हैं। फिर वैश्विक मान्यता भी हैं कि जैसे वैश्विक मान्यता मतलब जैसे यूएन है, तो नमामि गंगे कार्यक्रम को जो संयुक्त राष्ट्र है ने जैव विविधता सम्मेलन के दौरान विश्व पुनरुद्धार की शीर्ष 10 प्रमुख पहलों, टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप योजनाओं में क्या करा है, शामिल किया है या माना है, उनमें से एक माना है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ अन्य अभियान भी जैसे कैच द रेन हो गया, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये सारे अभियान क्या चलाए जा रहे हैं, जल प्रबंधन के लिए और जल को शुद्ध करने के लिए, नदियों को शुद्ध करने के लिए क्या चलाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो ये आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन क्या है, एमसीक्यू है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब हाँ एमसीक्यू है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगर आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया है तो आप क्या करोगे, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, ठीक है। अब जो अगली न्यूज़ है, अगेन ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, और ये पॉलिटी से रिलेटेड है। और अगर आप इसको मेंस में कनेक्ट करना चाहें तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी वाले सेगमेंट में आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपके पास इस बार आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे सीईसी हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये इस साल पूरे साल क्या है, न्यूज़ में है, ठीक है। ये नवंबर दिसंबर के आसपास भी, अक्टूबर नवंबर के आसपास भी क्या थे, बड़े ही न्यूज़ में थे। और अब हम कौन से महीने में, मार्च के महीने में है, ठीक है, 15 मार्च के आसपास
आसपास हैं, मतलब 14 मार्च के आसपास हैं, और फिर से ये क्या आ चुके हैं, न्यूज़ में आ चुके हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार, देखो पहली बार हो रहा है तो ये फिर से अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों द्वारा संसद के दोनों सदनों में हटाने की प्रक्रिया का नोटिस दिया गया है। ठीक है, पहली चीज़ ये, जब ये अखबार में आया था ना तो यहाँ पर महाभियोग शब्द था। मैं अगेन बोलूँगा कि केवल और केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत केवल महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए यूज़ किया गया है, ना ही वो किसी उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस को हटाने के लिए शब्द यूज़ किया गया है, और ना ही किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हेड को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का यूज़ किया गया है। ठीक है, आप इन सब चीज़ों से बचो। ठीक है, जहाँ पर भी आपको ऐसा दिखता है ना तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, कहाँ पर क्रॉस चेक कर लोगे, जो अच्छी एडिशन की किताबें हैं जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, डी बसु हो गया, तो यहाँ पर एक बार चेक करो। ठीक है, कि यहाँ पर महाभियोग शब्द है या नहीं है। तो जो CEC है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या हुई है, नोटिस आया हुआ है। कहाँ पर, विपक्ष दलों ने लाया हुआ, कहाँ पर, संसद में लाया हुआ है। अब यहाँ पर प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से हम इस टॉपिक को पूर्ण तरीके से क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। आपको फिर इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो CSE है, जो CEC है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्हें चुनाव के पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये पूरे डिटेल में लाया हुआ है। ठीक है, तो संवैधानिक सुरक्षा क्या है, तो अनुच्छेद 324 परंतु 5, ठीक है, 324 परंतु 5, यह अनुच्छेद मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अनुसार CEC को उनके पद से उसी तरीके से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे किसको हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, हटाया जाता है। क्या क्या है भाई, कि अन्य, ठीक है, उनको कैसे हटाया जाता है, जैसे मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो CEC है, ठीक है, जो CEC है, ठीक है, जो CEC है, इनकी नियुक्ति जो होती है, ठीक है, जो इनकी नियुक्ति होती है, इनमें कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं, आपको ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें शामिल होते हैं PM, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल होते हैं। फिर इसमें दूसरे शामिल कौन होते हैं, कैबिनेट के मंत्री। ठीक है, एक कोई भी कैबिनेट का एक मंत्री होता है। और तीसरा कौन होता है, विपक्षी दल का नेता। ठीक है, विपक्ष का नेता। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि जो CEC है, हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो एक तो कौन करता है उस नियुक्ति में, एक तो PM होते हैं हमारे, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक विपक्ष का नेता होता है, और तब ये किसी व्यक्ति को क्या बनाते हैं, हमारे CEC बनाते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाते हैं। और वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारे राज्य चुनाव आयुक्त कौन है, हमारे उत्तराखंड के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप मुझे कहां पर बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अब इनको हटाने का जो प्रोविजन है वो कहां पर है, 324 परंतु 5 में है। ठीक है, और इन्हें वैसे ही हटाया जाता है जैसे किसको हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे क्या है, ठीक है, अब यहाँ पर ना आपको एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, जो चुनाव आयुक्त वाली बॉडी है ना, ये 3 मेंबर बॉडी है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। 2 क्या होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, उनको ऐसे नहीं हटाया जाता, उनके लिए कोई विपक्षी दल का नेता क्या नहीं लाता, कोई नोटिस नहीं लाता। उनको केवल और केवल कैसा हटाया जाता है, उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनको कौन हटाता है, तो उनको जो हमारे CEC होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति उनको क्या करते हैं, उनके पद से हटाते हैं। तो ये अभी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये भी क्या करना है, आपको याद रखना है। तो जो हमारे CEC होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, उनके लिए तो क्या आता है, एक अलग से प्रक्रिया आती है, कहां पर, संसद में। लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, जो क्या है, अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको कैसा हटाया जाता है, तो उनके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति को जब बताया जाता है, ठीक है, तो तब वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति उन्हें हटाते हैं। अब हटाने का आधार क्या है, ठीक है, हटाने का आधार क्या है, तो संविधान में CEC जो चीफ इलेक्शन कमीशन है या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के केवल 2 ही आधार हैं। पहला आधार है सिद्ध कदाचार, मतलब जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर होना चाहिए, या
अक्षमता होनी चाहिए, इनकैपेसिटी होनी चाहिए, इनकैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो वो कब हटा सकते हैं आप उनको, जब या तो सिद्ध कदाचार हो गए या अक्षमता हो गई, तभी आप इनको क्या हटा सकते हैं, उनके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। फिर जो हटाने की प्रक्रिया है वो क्या है, यह प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत निर्धारित की गई है और इसके चरण है। जैसे पहले चरण में क्या होता है, प्रस्ताव की शुरुआत कैसे आती है। अब यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना बहुत अटेंटिव तरीके से इस लेक्चर को देखना है। ये आपके ये लेक्चर है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रस्ताव की शुरुआत क्या होती है, तो प्रस्ताव लोकसभा में लाने के लिए कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। यही हम न्यायाधीश को हटाने के लिए जो क्या होते हैं हमारे क्या होते हैं, जज होते हैं ना, जो हमारे CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उन्हें हटाने के लिए भी सेम सदस्य चाहिए। कितने सदस्य, लोकसभा के 100 सदस्य चाहिए और राज्यसभा के 50 सदस्य, जो शुरुआती प्रस्ताव लाएंगे उसमें इतने लोग चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और वही हमारे CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए भी कितने चाहिए, लोकसभा के 100 सदस्य चाहिए और राज्यसभा के कितने सदस्य चाहिए, तो 50 सदस्य चाहिए। फिर क्या होता है, पीठासीन अधिकारी की शक्ति होती है। तो प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाता है। अध्यक्ष और सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। इसे स्वीकार करना उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो प्रस्ताव आता है, ठीक है, जो भी वहां पर पीठासीन अधिकारी होते हैं, या तो वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या क्या करें, अस्वीकार करें या रिजेक्ट करें, ये उन पे क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। फिर एक जांच समिति का क्या होता है, गठन होता है और इस जांच समिति में क्या होता है, यदि प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, यदि ये प्रस्ताव जो पीठासीन अधिकारी के पास आया है, ठीक है, CEC को हटाने के लिए, अगर वो प्रस्ताव क्या हुआ है, पास हुआ है, स्वीकार किया गया है, तो फिर एक जांच समिति बैठती है और जांच समिति क्या करती है, यदि प्रस्ताव स्वीकार हुआ है तो अध्यक्ष, सभापति, 3 सदस्यों की एक समिति बनाते हैं। उसमें कौन होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। इस समिति में कौन होंगे, सबसे पहले होंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य जज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले कौन होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, फिर हाई कोर्ट के कोई क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, या कौन होंगे, एक प्रतिष्ठित या नहीं, ये क्या होंगे, एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे। तो ये 3 लोग होते हैं उस जांच समिति में, क्या होते हैं, ये 3 लोग होते हैं। क्या होते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट के CJI होंगे, है ना, या फिर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं, ठीक है। फिर संसद में मतदान और बहुमत। तो यदि जांच समिति अपनी रिपोर्ट क्या करती है, CEC को दोषी पाती है, अगर जांच समिति भी क्या करती है, अगर जो CEC हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन है उन्हें दोषी पाती है, तो संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पर विचार होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी होती है। प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और विशेष बहुमत क्या होता है, उस सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत 50% से अधिक 50+1 या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। और इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, ठीक है। जो अनुच्छेद 108 है ना, जिसमें ज्वाइंट सिटिंग की बात है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। तो यह एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर अगर वहाँ पर भी सब कुछ हो गया तो अंतिम चरण क्या होता है, जब दोनों सदन इसे एक ही सत्र में पारित कर देते हैं तो उसे फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अंत में राष्ट्रपति CEC को हटाने का आदेश जारी करते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें पूर्ण तरीके से, ठीक है, CEC के बारे में देख लिया है, अनुच्छेद 324 परंतु 5 के बारे में आप इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं कि आप इस पे अब आंसर भी लिख सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, ये जो एनालिसिस लाया गया है, ये आपके लिए जो किताबें हैं, ठीक है, जो जैसे DD बस हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, वहाँ से लाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका फिर से समाप्त होता हुआ, ठीक है। और ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से भी। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, एक मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसमें आंसर लिखना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल क्यों बनाई गई है, ठीक है। क्या यह जटिलता उन्हें काम करने के लिए स्वतंत्रता दे दी है, विश्लेषण करें कितने शब्दों में, 150 शब्दों में। और ये क्या है, बहुत ही अच्छा क्या है आपके पास क्वेश्चन है। जब भी आप अपना प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे ना, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन क्या होने चाहिए, लिखने आने चाहिए, ठीक है। जो भी लोग अप्रैल में क्या कर रहे हैं, अप्रैल में मेंस लिखने जा रहे हैं उत्तराखंड का, ठीक है, तो वो क्या करें, ऐसे क्वेश्चनों को तैयार कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। फिर जो अगली न्यूज़ है, अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर स्थित 1000 साल पुराना
प्रिय विहार मंदिर दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद और सैन्य संघर्ष का शिकार हो गया है, जिससे यह यूनेस्को विश्व विरासत विश्व धरोहर की को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो जो प्रिय विहार मंदिर है, ठीक है, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ये प्रिय विहार मंदिर है, इसको क्या हुआ है, जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो सीमा विवाद सैन्य संघर्ष चल रहा है, इसको आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, मैंने भी इसको कवर कराया था डीएनए में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा था, सैन्य संघर्ष चल रहा था सीमा पर। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ है, जो ये यूनेस्को साइट है, इसको क्या हुआ है, नुकसान पहुंचा है। ठीक, अब यहाँ पर प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम भूगोल के एस्पेक्ट देखेंगे। डांगरेक पर्वत, तो डांगरेक पर्वत कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, डांगरेक पर्वत है कंबोडिया और किसके बीच में, थाईलैंड के बीच में। ठीक है, डांगरेक माउंटेन्स ये हैं। ठीक है, यहाँ पर है डांगरेक माउंटेन्स। तो यह पर्वत श्रृंखला कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। मंदिर इसी पर्वत की एक खड़ी चट्टान पर स्थित है। ठीक है, यहीं पर क्या है, एक मंदिर है हमारी, कौन सी मंदिर है, प्रिय विहार मंदिर है। ठीक है, तो वो कहाँ पर है, इसी पर्वत की चोटी पर स्थित है। ठीक है, कंबोडिया की सीमा, अब आपको ये ना याद होना चाहिए। ठीक है, ये न्यूज़ में तो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि कंबोडिया की सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं। थाईलैंड लगा है, लाओस लगा है, वियतनाम लगा है। ठीक है, और दक्षिण में क्या लगा है, थाईलैंड की खाड़ी लगी है, गल्फ ऑफ थाईलैंड लगा है। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप अगर अपने भूगोल की तरीके से देखते हैं, ज्योग्राफी के तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर आप इसको आर्ट एंड कल्चर की तरीके से देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए खामेर वास्तुकला के बारे में। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति, हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रचार से संबंधित है ये। और खामेर वास्तुकला, तो खामेर वास्तुकला क्या है, यह मंदिर खामेर साम्राज्य की वास्तुकला है। खामेर साम्राज्य वही राजवंश है जिसने कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया। कई बार आपके पास क्वेश्चन आया है कि अंकोर वाट का मंदिर कौन से देश में है। ठीक है, कौन से देश में है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, कंबोडिया में है। और कंबोडिया का जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कौन से साम्राज्य ने बनाया है, तो खामेर साम्राज्य ने बनाया है। ठीक है, और वहीं से रिलेटेड क्या है, खामेर वास्तुकला है। और वही खामेर वास्तुकला किसकी है, प्रिय विहार मंदिर की है। ठीक है, किसकी है, प्रिय विहार मंदिर की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ना प्रिय विहार मंदिर अंकोर वाट से भी क्या है, पुराना है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य देवता है, ठीक है, वो कौन थे, तो वो अपने भगवान शिव थे, है ना, वो कौन थे, भगवान शिव थे। तो भगवान शिव की पूजा शिखरेश्वर पहाड़ के भगवान के रूप में की जाती थी। ठीक है, धार्मिक परिवर्तन भी हुआ है इसमें। ठीक है, सदियों बाद खामेर साम्राज्य में हुए बदलाव के साथ यह एक हिंदू मंदिर किसमें हो गया चेंज, बौद्ध अभ्यारण्य में तब्दील हो गया। देखो ये कितना कल्चरल शिफ्ट है। देखो, देख रहे हो आप कि जो प्रिय विहार मंदिर था ये पहले क्या था, हिंदू मंदिर था, लेकिन ये बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, तो बौद्ध अभ्यारण्य में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, और प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट में भी पूछे जा सकते हैं कि प्रिय विहार मंदिर वास्तविकता में कौन से धर्म से संबंधित था, तो हिंदू धर्म में संबंधित था, लेकिन ये बाद में क्या हो चुका था, तो बौद्ध अभ्यारण्य में चेंज हो चुका था। ठीक है, अब इसमें कुछ ना अंतर्राष्ट्रीय संस्था और संधि के बारे में आया हुआ था, तो उसको भी प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आईसीजे के बारे में था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में था। वर्ष 1962 में आईसीजे ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि जो प्रिय विहार मंदिर है वो कंबोडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। कहाँ पर आता है, कंबोडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। और डांगरेक माउंटेन्स यहाँ पर है, वो थाईलैंड में आधे हैं, आधे कहाँ पर है, कंबोडिया में है। लेकिन यहाँ पर बोला गया था आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस था, उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रिय विहार मंदिर है वो कहाँ पर है, कंबोडिया के हित में है। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या अमेरिका ये इंटरनेशनल चीफ जस्टिस की जो भी वो अपने न्याय देते हैं, क्या उसको मानता है, नहीं मानता, कोई भी देश नहीं मानता। ठीक है, ये आपको पता है। और इसी वजह से आईसीजे हो गया या जो यूएन हो गया, इनके रिलेवेंस क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यूनेस्को विश्व धरोहर 2008 में यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर स्थल को इसे क्या करा था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। कंबोडिया के इस कदम पर थाईलैंड ने एक बड़ा विरोध किया, जिसके बाद आधुनिक समय में यह तनाव और बढ़ गया। ठीक है, अब आपको मुझे थोड़ा सा बताना है आईसीजे के बारे में कि आईसीजे का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, मतलब कहाँ पर ये आईसीजे है। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर बतानी है, कॉमेंट सेक्शन में बतानी है। फिर यूनेस्को के बारे में भी आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी कहाँ पर बतानी है, कॉमेंट सेक्शन में बतानी है। फिर खामेर रूज, ठीक है, तो खामेर रूज का इतिहास क्या है, यह कंबोडिया का एक क्रूर कम्युनिस्ट शासक था
था जिसने इस इलाके में बारूदी सुरंगें बिछाई थी, जो आज भी क्या है खतरा का विषय है। ठीक है, तो ये खामीर रूस के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक कम्युनिस्ट शासक था, ये क्रूर था। ठीक है, कहाँ का था ये? कंबोडिया का था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स एस्पेक्ट से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा मेंस एस्पेक्ट से अगर आप इसको देखना चाहें तो जीएस पेपर 1 में आपके पास जब भी इंटरनेशनल क्या आती है, हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। या जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जब भी पूछा जाता है तो वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो खामेर साम्राज्य वर्तमान कंबोडिया में भारतीय धर्म, हिंदू धर्म और शैव संप्रदाय, भारतीय धर्म का शैव संप्रदाय और वास्तुकला का गहरा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि प्राचीन काल में भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर कितना मजबूत था। और वर्तमान समय में भी सरकार क्या कर रही है, जैसे हमने क्या बनाया था, यूएई में हिंदू मंदिर बनवाया था। ठीक है, सऊदी में बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या देखने को मिल रहा है, अमेरिका में बनाया था। तो ये सारी चीज़ें क्या देखने को मिलती है, कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर बनाने की क्या दिखाती हैं, एक एक सॉफ्ट पावर बनानी है, कल्चरल डिप्लोमेसी बनाने की एक चीज़ दिखाती है आपको। ठीक है, कि कैसे किसी देश की सॉफ्ट पावर एक कल्चरल डिप्लोमेसी है। ठीक है, फिर इसको थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संस्थाओं में देखें तो विस्तार देखो, दो देशों के बीच सीमा विवाद और उसमें ऐतिहासिक धरोहर का कैसा नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये बड़ी एक चिंताजनक बात है। क्या है? एक चिंताजनक बात है। ठीक है, अगर आप इसका ना आंसर में यूज़ करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, जब भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान ये यूनेस्को या आईसीजे जैसे वैश्विक संस्थाओं ने इसे कंबोडिया का माना है, लेकिन जमीनी स्तर पर सेनाओं का टकराव दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने में क्या चुनौतियां आती हैं। ठीक है, कोई भी देश इंक्लूड, ये तो थाईलैंड और कंबोडिया तो खैर बहुत छोटे छोटे देश हैं, बट जो मैच्योर देश भी हैं वो भी क्या नहीं करते, यूनेस्को की बात नहीं मानते हैं, आईसीजे की बात नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये न्याय क्या है, बाध्यकारी नहीं है। क्या नहीं है? ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इनकी रिलेवेंसी पर भी यहाँ पर क्या होता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपके पास एक एमसीक्यू है, आप इसका क्या करेंगे, कॉमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है वैसे आपको प्रिय विहार मंदिर के बारे में जितनी भी डिटेल मैंने बताने की कोशिश करी है आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अब जो अगली न्यूज़ है ये पीआईबी से संबंधित न्यूज़ है और अगेन ये न्यूज़ भी क्या है, बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये भारत का फ्यूचर डिसाइड करने वाली एक न्यूज़ है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में, एसएमआरस के बारे में। तो भारतीय जो हमारा केंद्रीय बजट है, जो 25-26 का केंद्रीय बजट था, उसमें घोषित किया गया कि परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान, डिजाइन और विकास और तैनाती के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। तो 20,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब एसएमआरस क्या होते हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट्स में कथन वाले क्वेश्चन बन के आते हैं ना, वहां पर पूछा जा सकता है। तो जहाँ पर ना ये काला है, ठीक है, जहाँ पर ये बोल्ड साइन है, आपको थोड़ा इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो लघु मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं ना, ये उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी बिजली क्षमता कितनी होती है, 300 मेगावाट प्रति यूनिट होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में यही आनी चाहिए। जैसे किसी ने एसएमआर बोला, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बोला, सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, क्या, कि 300 मेगावाट प्रति यूनिट क्या करता है, ये बिजली की इसकी क्या है, क्षमता है। यह पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की उत्पादन क्षमता का लगभग 1/3 है। देखो, जो हमारे क्या है, जो हमारे पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं उनका कितना है, 1/3 है। कितना है, 1/3 है। और ये कितने मेगावाट प्रति यूनिट बिजली पैदा करता है, तो 300 और 1/3 को आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर स्मॉल है, लघु, ये भौतिक रूप से पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के आकार का एक छोटा हिस्सा मात्र होता है। ये बहुत ही छोटा होता है लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, क्या है, इफेक्टिव है। और जब भी माना इसमें कोई विसंगति आती है, ठीक है, कोई ट्रेजेडी होती है, तो एक ये सीमित और कम दायरे तक ही क्या होगा, इसमें चीज़ें खराब होंगी। लेकिन जो पारंपरिक परमाणु रिएक्टर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। और हमने एक न्यूज़ में पढ़ा था, ये कहाँ पर लगाने जा रहे हैं, हम हरिद्वार में लगाने जा रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड के एस्पेक्ट में देखा था ना हमने कुछ ही दिन पहले डीएनए में, कि हम इसको कहाँ पर लगाने जा रहे हैं, तो हरिद्वार में लगाने जा रहे हैं। पहले इसके लिए जो भूमि थी वो कहाँ पर आवंटित की गई थी, तो ये उधम सिंह नगर में की गई थी। ठीक है, लेकिन अब उसको कहाँ पर लगाने जा रहे हैं, तो हरिद्वार में। ठीक है, फिर मॉड्यूलर क्या है, इनकी प्रणाली और घटकों को कारखानों में असेंबल करना और फिर स्थापना के लिए एक इकाई के रूप में स्थान तक ले जाना क्या है, संभव है। मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कारखाने या किसी भी फैक्ट्री में क्या कर सकते हैं, इजीली असेंबल कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। फिर रिएक्टर क्या है, ये ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए गर्मी पैदा करने हेतु परमाणु विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन का उपयोग करते हैं। देखो आपको ये याद होना चाहिए कि जो हमारे परमाणु रिएक्टर होते हैं वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करते हैं, परमाणु विखंडन पर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब आपने ना परमाणु बमों के बारे में सुना होगा, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन, परमाणु संलयन, ठीक है, परमाणु संलयन और विखंडन, संलयन और विखंडन। आपको मुझे बताना है कि परमाणु संलयन क्या होता है और परमाणु विखंडन क्या होता है, और ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर यहाँ से रिलेटेड एक घटना बतानी है, जापान में जो 2 बम गिरे थे, लिटिल बॉय और फैट बम, लिटिल बॉय और फैट बम, ये किस किस तारीख को गिरे थे, ठीक है, ये आपको कहाँ पर बताना है, कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट अगेन मतलब जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपको कहाँ पर बताने हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। इसके प्रकार है, जैसे एसएमआर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहले है लाइट वाटर, ठीक है, दूसरा है हाई टेम्परेचर गैस, तीसरा है लिक्विड मेटल और चौथा है मोल्टन सॉल्ट। तो ये आपके पास कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से एसएमआर के जो 4 घटक है इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, ठीक है, या इन निम्न में से 2 कौन से हैं, 2 कौन से नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि लाइट वाटर हो गया, हाई टेम्परेचर गैसेज हो गया, ठीक है, या लिक्विड मेटल हो गया, या मोल्टन क्या आ गया, सॉल्ट आ गया। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एसएमआर के लाभ और उन्नत सुरक्षा क्या है, तो इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले तो एसएमआर पैसिव सेफ्टी तंत्र का उपयोग करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संवहन और गुरुत्वाकर्षण आधारित इसमें क्या है, कूलिंग सिस्टम है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपके पास ना मेंस में, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मेंस में ना आपके पास एसएमआर में टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है 150 शब्दों में, ठीक है, 150 शब्दों में। क्यों, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, और जितना ये लिखा है ना बस आपको इतना ही याद होना चाहिए, ठीक है, बस आपको इतना ही याद होना चाहिए। और आपके यहाँ पर 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर कहीं नहीं जाते। 10 नंबर में से आपको अगर आपने बहुत अच्छा आंसर लिख दिया तो 6-7 नंबर या 8 नंबर तक आपको क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। और डेटा बस इतना ही है, ठीक, डेटा इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। तो विशेषता क्या है, तो एसएमआर पैसिव सेफ्टी के तंत्र का उपयोग करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संवहन और गुरुत्वाकर्षण आधारित कूलिंग करते हैं। ये बाहरी बिजली या मानवीय हस्तक्षेप के बिना रिएक्टर को ओवरहीटिंग मतलब अत्यधिक गर्म होने से बचाने में मदद करते हैं, ठीक है। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जैसे कैसे, एसएमआर की मॉड्यूलर प्रकृति बिजली क्षमता में क्रमिक वृद्धि की अनुमति देता है, जो बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए क्या है, आदर्श है। फिर दूरस्थ और ऑफ ग्रिड क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। ये एसएमआर का कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इन्हें छोटे ग्रिड सिस्टम और डिस्ट्रिक्ट हीटिंग या जल जो हमारा क्या है, जल विलवीकरण है ना, जैसे कार्यों के लिए अनुकूल बनाता है। लागत प्रभावी निर्माण, नियंत्रित वातावरण में कारखानों के भीतर प्री फैब्रिकेशन पहले से ही निर्माण करने से साइट पर लगने वाले निर्माण समय और लागत में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने एसएमआर के बारे में भी क्या पढ़ लिया, डिटेल से पढ़ लिया, ठीक। प्रिय विहार मंदिर के बारे में भी डिटेल से पढ़ लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, चुनाव आयुक्त के बारे में डिटेल से पढ़ा है। फिर हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एक मिनट, हाँ, कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के बारे में डिटेल में पढ़ा है। फिर हमने यहाँ पर फूल देवी त्यौहार के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, ठीक है, टारगेट यूकेपीएससी से जुड़ें, और वहाँ पर आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि आप इस पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।